2025 को मंगल का साल कहा गया है और कहा गया था कि बहुत सारी घटनाएँ देखने को मिलेगी जो हमने देखी भी है ऑफ लेट। आपको क्या लग रहा है 2026 कैसा होगा? देखिए सबसे पहले तो सवाल को ही करेक्ट करते हैं, फिर आगे हुँ। चलते हैं। जब हम 2025 की बात करते हैं, तो सुपरफिशियली बिल्कुल 2025 नंबर 9 का साल है। हुँ, लेकिन जब हम इसको अंदर से जाके देखते हैं, तो जो हमारा 25 है, जो नंबर हुँ। 7 पे आता है, उसका भी उतना ही रोल है। अच्छा। ये एक्चुअली सिर्फ 9 का नहीं, ये 7 और 9 का जो संयोग है, वो हुँ, बड़ा है, इतना ही नहीं। हुँ, हुँ। जो 1 जनवरी 2025 का जो भाग्यांक बनता है, मतलब उसका जो डेस्टिनी नंबर बनता है, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। ये तीनों मिलके ब्रॉडली ये तय करते हैं कि वो साल कैसा रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं 2026 की। हुँ, 2026 के तौर पे बात करें, अगेन एक ऐसा साल है जिसको पूरे तौर पे जोड़ दे तो नंबर 1 का साल बनेगा। सिर्फ आखिरी के 2 अंक ले लें, जो हमारा एक्चुअल इस डिकेड में एक्टिव होगा, वो 26 है जो 8 का होगा। ये एक ऐसा साल है जो आपके पेशेंस को टेस्ट करने वाला है, आपके स्किल्स को टेस्ट करने वाला है। ओह! जब मैं पेशेंस और स्किल्स को टेस्ट करने की बात करता हूं, तो ये आपको फोर्स करेगा नई चीजों को सीखने के लिए। हुँ, अगर हुँ। आप नई चीजें सीख जाएंगे तो जीवन में बेहतर करेंगे, अगर नहीं सीखेंगे तो आपके लिए डाउनफॉल है। ये सारे नंबर्स के लिए? ये सबके लिए एप्लीकेबल है। ओके। हर नंबर को ये चीज सीखने की जरूरत है, जो हुँ, पहले सीख लेगा उसके लिए बेहतर है। इसका मतलब ये हुआ कि हम बड़े पैमाने पे जॉब लॉसेस देख सकते हैं, हुँ, क्योंकि सबको आराम चाहिए, मेहनत तो करना हुँ, नहीं है, क्योंकि सीखने में मेहनत जाने वाला है, जो सब करेंगे नहीं। दूसरा 2026 एक ऐसा साल होने वाला है, अगर हम अगेन ग्लोबली बात करें तो देखिए, जहां पे हमें उतार चढ़ाव दिखने वाले हैं, अनसर्टेनिटीज दिखने वाली है। खासकर जो हमारा कन्फ्लिक्ट इकोसिस्टम है, चाहे हम अपने कलीग से, अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड से, या नॉर्मल जो हम कन्फ्लिक्ट है, वो हम बढ़ता हुआ देखेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें एक एग्रेशन आने वाला है। अच्छा, और यहाँ पे मेरा यही है कि आप तुरंत आज से ही किसी ऐसी प्रैक्टिस को अडॉप्ट कर लीजिए जो मेडिटेशन। आपको उस एग्रेशन को कंट्रोल करने में मैनेज हाँ, करे। हाँ, हाँ। किसी के लिए मेडिटेशन हो सकता है, किसी के लिए आर्ट हो सकता है, किसी के लिए पेंटिंग हो सकता है। हुँ, तो हुँ, वो हैबिट जरूरी है। ओके। तीसरा जो मैं 2026 के लिए जो ट्रेंड दूंगा, जो बड़ा ट्रेंड है, वो एक ऐसा ट्रेंड है जो खासकर जो सत्ता में बैठा है, चाहे आप किसी कंपनी के ओनर हो, चाहे किसी देश के प्रधानमंत्री हो, या राज्य के सीएम हो, आपको अपनी गद्दी संभालने की जरूरत है। आपकी हुँ, गद्दी के पीछे बहुत सारे विरोधी मिलेंगे, अंदर अच्छा। से भी और बाहर से भी। तो वहाँ सचेत रहने की ज़रूरत है। तो मतलब जो पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट है, जो पॉलिटिकल टर्मोइल है, वो हमें 26 में हर फ्रीक्वेंटली दिखता रहेगा। दिखता रहेगा। न्यूमरोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट सिग्नेचर का भी आता है। तो किस प्रकार की सिग्नेचर होनी चाहिए? देखिए, जो सिग्नेचर है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मैं मल्टी डायमेंशन बोलता हूँ या इंटरडिसिप्लिनरी बोलता हूँ। इसमें न्यूमरोलॉजी का भी रोल है, साथ ही साथ ग्राफोलॉजी का भी रोल है। अब न्यूमरोलॉजी का रोल ये तय करता है कि भाई जो आपका सिग्नेचर है, उसका टोटल सम कितने पे आ रहा है। उसमें जो आप शेप्स बना रहे हो, वो पास्ट की, वो मतलब लेफ्ट की तरफ इंडेंट कर रहा है या राइट की तरफ इंडेंट कर रहा है। इंडेंट का हुँ, मतलब झुकाव किधर है। इसके साथ साथ उसमें ग्राफोलॉजी का भी पर्सपेक्टिव आता है कि आप क्या लूप्स बना रहे हैं। अगर मैं सिंपल 3 सजेशन दूं जो हर इंसान फॉलो कर सकता है। सबसे पहला, कि आपके सिग्नेचर का हर लेटर लेजिबल होना चाहिए। ओके। अब बहुत लोग सोच सकते हैं, अरे बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं जिनका सिग्नेचर लेजिबल नहीं था बट वो सक्सेस किए। हाँ। जब हम उनके जीवन को जाके देखें, उनके जीवन में जीवन का कोई एक हिस्सा होगा जो नहीं होगा। वन पार्ट ऑफ लाइफ विल बी जीरो। ओह! तो सक्सेस अगर आप उसको मानते हैं कि हमें एक चीज मिल जाए, हमें पैसा मिल जाए, हेल्थ ना मिले चलेगा, उसको मैं सक्सेस नहीं मानता हूँ। तो अगर आपको एक बैलेंस आउटलुक ऑफ लाइफ चाहिए, तो हर लेटर लेजिबल होना जरूरी है। क्योंकि जनरली हम सिग्नेचर्स में देखते हैं कि समझ ही नहीं आता कि लिखा क्या है। तो उनकी जिंदगी तो उठा के देख लीजिए ना, अच्छा। किसी की भी जिंदगी उठा लीजिए, हुँ, हुँ, हुँ। कुछ नहीं तो पर्सनल लाइफ तो जीरो मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा जो हिस्सा है कि आपके जो अक्षर हैं, वो या तो सीधे खड़े हों 90 हुँ, डिग्री हुँ। पे, या राइट की तरफ झुकाव, लेफ्ट की तरफ बेंड नहीं होने चाहिए। तीसरा, आपका सिग्नेचर जब लेफ्ट टू राइट जा रहा है, वो अपवर्ड मूव करना चाहिए मैक्सिमम 10 डिग्री तक, उससे ज्यादा नहीं। अगर आप ज्यादा कर देंगे तो डेड्रीमर बना देगा, नीचे कर देंगे तो भी नुकसानदायक है, सिर्फ 10 डिग्री। ओके। बहुत तो सोचते हैं ना सिग्नेचर बाएं से दाएं उड़ते हुए आना उड़ते चाहिए। हुए नहीं होना ज्यादा चाहिए। उड़ते हुए भेजेंगे तो वो फिर काम का नहीं है। 10 डिग्री मैक्सिमम, जो ओके। सेंटर प्लेन है उसे 10 डिग्री, मतलब 5 से 7 इज द आइडियल, 5 to 7 इज द आइडियल फ्लाइट। तो ये अ, 3 टिप्स है जनरल सिग्नेचर के। हुँ, अगेन पर्सन के डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये ट्रेड्स चेंज कर सकते हैं।
हम्म डिपेंडिंग अपॉन पर्सन को क्या चाहिए। आजकल बहुत ये ट्रेंड चल रहा है कि लोग अपनी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से स्पेलिंग बदल रहे हैं, नेम बदल रहे हैं। इसका बेनिफिट है? बिल्कुल है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। देखिए, सबसे पहली चीज, पता नहीं ये कहाँ से हमारे पिछले 25-30 सालों में आ गया है हम्म कि नाम एस्ट्रोलॉजी में नहीं देखा जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी ने भी नाम को उतना ही महत्व या उतना ही इंपॉर्टेंस दिया है, हम्म और सिर्फ नाम के पहले अक्षर को नहीं दिया है, नाम के हर अक्षर को दिया है। हम्म सो एवरी लेटर ऑफ नेम हैज बीन गिवन ड्यू क्रेडिट इन एस्ट्रोलॉजी एज वेल। अब आते हैं न्यूमरोलॉजी से नाम चेंज की बात। आज की तारीख में हम चाहें या न चाहें, तो जो इंग्लिश लेटर्स हैं ये ज्यादा प्रिडोमिनेंट यूज में है। हाँ। ये आज की सच्चाई है। हम्म अब ये ज्यादा प्रिडोमिनेंट यूज में है, इसको मैं बोलता हूँ एक्वायर्ड सिग्निफिकेंस। सिंस ये यूज में इतना हो गया, इसने एक नया सिग्निफिकेंस एक्वायर कर लिया, इसलिए ये काम करता है। तो अगर आप बिलीव करते हैं तो बिल्कुल काम करेगा, और जरूरी इसलिए है क्योंकि किसी भी इंसान के जीवन में आपके 90% लोग आपको सिर्फ नाम से जानने वाले हैं, आपके डेट ऑफ बर्थ से नहीं। आपको वो नाम से ही बुलाने जा रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ से नहीं। तो नाम सबसे जरूरी हिस्सा है, जो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों के हिसाब से कस्टमाइज हो तो सबसे बढ़िया। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके बारे में एक चीज कि आप जो कंटेम्पररी वर्ल्ड है उसको मॉडर्न वर्ल्ड से कनेक्ट कर पा रहे हैं। एंड आपके सॉल्यूशंस जो है थोड़े टिपिकल नहीं, आज के ट्रेंड्स को लेके कैसे आप उसको को रिलेट कर रहे हैं, दैट इज रियली रिमार्केबल। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये इस बारे में आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। हम्म, नहीं, मैं सीरियसली बोल रही हूँ कि ये तो डेफिनेटली है कि द काइंड ऑफ नॉलेज यू हैव इज़ वेरी नाइस, क्योंकि मुझे ना जो ये घड़ी वाली आपने एग्जांपल दी है और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी और बहुत सारी जो बातें आपने करी है ना, मुझे बहुत इम्प्रेसिव, बहुत थैंक अच्छा लगा। इनफैक्ट मुझे मेरा मन कर रहा है कि मैं और डिग इन करूँ और आपसे और इन्फॉर्मेशन निकलवाऊँ। यू। सो डेफिनेटली ये जो आपने काम किया है, पर मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि आपके जैसे बहुत सारे लोग नहीं हैं। वो हमारे देश में वो जो 1% है ना, जो आप बात कर रहे थे, तो उनमें से ही देखिए होंगे शायद। देखिए, परेटो का प्रिंसिपल है 20-80-80-20 का रूल। हुँ, किसी भी प्रोफेशन में 20% ही लायक लोग होंगे हुँ, मैक्सिमम। ये परेटो बोले, मैं बोलता हूँ कि आज की दुनिया में थोड़ा बदल गया है, इट्स अराउंड 5 to 7%। हुँ, मतलब कोई दुनिया का कोई प्रोफेशन उठा लीजिए। हुँ। मतलब ये कनेक्शन बिठाना आज के ज़माने में, और इसी से जेन ज़ी भी कनेक्ट करेंगे। दैट्स इट। जो हम नॉर्मली देखते हैं अपने जीवन को, अगेन मैं जज नहीं कर रहा हूँ, बट एक जनरेशनल ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहा हूँ। जो हमारा 1980 से लेके जो 1990 या 95 तक का जनरेशन हुँ, हुआ है हुँ, ना, हुँ। इनको मैं बोलता हूँ सैंडविच। सैंडविच इसलिए क्योंकि ना पूरे वैदिक रह पाए और ना ही पूरे वेस्टर्न रह पाए। सही बात तो है। कहीं ना ये क्लैरिटी मिस कर गए, और हम इन्हों हमारे एल्डर्स की सुनने वाली बोलते हैं ना, लास्ट जनरेशन हाँ, है। तो हमने एल्डर्स को भी नहीं सुना। अगर एल्डर्स को भी सुनते तो वैदिक बनते। हुँ, एल्डर्स को भी नहीं सुना। हम एक्चुअली क्या थे ना, हम उस आधी पकी हुई खिचड़ी की तरफ हो गए। हम हुँ, उन चीजों को सीख रहे हैं अपने लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में। जब आप 35-40 का बैरियर क्रॉस कर रहे हैं, तब आप उन चीजों को रियलाइज कर रहे हैं कि हाँ, इसको अगर ऐसे करते तो बढ़िया होता। तो वो एक रिलेशन हो। जो हमारा जेनजी है या लेट मिलेनियल्स है, ये कंपेरेटिवली इनको ये क्लैरिटी जल्दी मिल गई। देखिए, हर जनरेशन में कुछ पॉजिटिव है, हर जनरेशन में कुछ नेगेटिव है, ट्रू। बट ये वाला जो क्लैरिटी है कि मुझे वैदिक की तरफ जाना है या मुझे वेस्टर्न की तरफ जाना है, ये क्लैरिटी जेनजीज के पास या लेट मिलेनियल्स के पास कंपेरेटिवली बेटर है। अच्छा। हम ये अपने जनरेशन में या मिलेनियल के जनरेशन में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम जाके बोल दे अपने बॉस को, अब आज मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा, आई डोंट फील द वाइब। आज के बच्चे करते हैं, भाई बॉस ने जितना काम दे दिया करना है, जनजी नहीं करता है। दे नहीं रेस्पेक्ट करता देयर है। वर्क लाइफ बैलेंस। और सीधी सी हुँ। बात है, हमारे शास्त्र ने कहा है कि भाई सबसे पहले अपने अंदर छुपे हुए आत्मा का सम्मान करो। तो वो जो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो करो तो सही। दे हैव एक्चुअली लर्न्ड टू लव देमसेल्व्स, दैट्स इट। व्हिच हमारे इस टाइम पे नहीं था। वी वर पीपल प्लीजर्स। राइट। तो यहाँ पे जो जरूरी चीज है या एसेंशियल चीज यही है, हर जनरेशन की कुछ पॉजिटिव है, और हुँ, मुझे लगता है जो मेरा ऑब्जर्वेशन है और जो मेरा जो लोगों से बात करने की जो स्टडी है, जो बहुत सारे मिलेनियल्स हैं वो ये चीजें जेनजी से पिक कर रहे हैं।
इसीलिए अब मिलेनियल्स को भी मैं 3 सेगमेंट में बांटने लगा हूँ, अर्ली मिलेनियल्स, मिड मिलेनियल्स और लेट मिलेनियल्स। जो खासकर लेट मिलेनियल्स मतलब मिलेनियल के एंडिंग ईयर्स वाले हैं ना, वो बहुत हद तक जेन ज़ी की तरह हो गए, बहुत हद तक जेन ज़ी से चीजें सीख रहे हैं, अच्छी चीजें भी सीख रहे हैं, बुरी चीजें भी सीख रहे हैं। अब अच्छी या बुरी इसका फैसला समय करेगा, उसका फैसला मैं और आप नहीं कर सकते। हाँ, 1 से 9 कि करियर कौन से हो सकते हैं, किस फील्ड में वे सक्सेस कर सकते हैं? देखिए जो करियर का फैसला है वो कभी सिर्फ एक नंबर नहीं करता। करियर के लिए पूरा का पूरा डेट ऑफ बर्थ देखना ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा एसेंशियल है। जब हम पूरे डेट ऑफ बर्थ को देखते हैं शायद ज़्यादा बेहतर ऑप्शन तक पहुँचेंगे। बट फिर भी अगर मैं एक बहुत ब्रॉडली आंसर करूँ तो मैं इन सारे नंबर्स को 3 ग्रुप में डिवाइड करूँगा। 1, 5, 7 को ग्रुप 1 में रखूँगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपस में दोस्त हैं, इसको ऐसा नहीं समझना। जो ये वाला ग्रुप है 1, 5 और 7 वाला जो ग्रुप है, ये वैसे कामों में अच्छा करते हैं जहाँ इनको लॉजिकल थिंकिंग की ज़रूरत है, जहाँ इसको चीज़ों को रैशनली सोचने की ज़रूरत है, जहाँ चीज़ों को प्रैक्टिकली इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है, एक अच्छा, मॉडर्न रिसर्च की तरफ जाने की ज़रूरत है, वहाँ ये नंबर्स टिपिकली बेहतर करते हैं। बेहतर करते हैं। जो मेरा दूसरा ग्रुप होगा वो होगा 2, 4 और 8 का। ये एक ऐसा ग्रुप है जो आपको प्रॉस और कॉन्स दोनों एक साथ इवैल्यूएट करके ग्राउंडेड रख सके। मतलब फाइनेंस के रिलेटेड रोल हो गए, एडमिन्स के रोल्स हो गए, लॉजिस्टिक्स के रोल हो गए, एंटरप्रेन्योर्स हो गए, जहां ये हर रियलिस्टिक वर्ल्ड में जी सके, वैसा प्रोफेशन इनको सूट करता है। ना ही इनको ज्यादा शो ऑफ पसंद है, ना ही इनको बहुत ज्यादा डिप पसंद है। दे जस्ट वांट टू, जितना चाहिए उतना ही। उतना ही। तीसरा ग्रुप है 369। ये एक ऐसा ग्रुप है जिनको मैं मन मर्जी का मालिक बोलता हूँ। मन मर्जी का मालिक का मतलब इनको वो काम पसंद आना चाहिए। इफ दे लव इट, इफ दे लाइक इट, इफ दैट फॉल्स इन द पैशन, दे विल डू इट। इफ दे डोंट फॉल इन द पैशन, साक्षात भगवान भी इस धरती पर उतर जाए, वो भी वो काम उनसे कोई नहीं करवा सकता। I agree to this because I am number 6 and my husband's number 3. तो 369 वालों के एक ग्रुप क्या है, मैं हमेशा बोलता हूँ इनको पैशन ढूंढने की जरूरत है। दूसरा 369 एक ऐसा ग्रुप है जो कभी भी एक प्रोफेशन से इसको संतुष्टि नहीं मिले। इनफैक्ट इसमें मैं एक और नंबर जोड़ दूंगा, नंबर 5। तो अच्छा। 3, 6, 9 और 5 ये Okay. 4 ऐसे नंबर्स हैं जिनको कभी एक प्रोफेशन से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। ये हमेशा अपने जीवन में, अपने पूरे जीवन काल में 2-3 प्रोफेशन में जाएंगे। हर पॉइंट ऑफ टाइम पे इनका, जैसे आज एक बड़ा नया टर्म है ना, मून लाइटिंग। तो मून लाइटिंग वाले सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये। हाँ, ये नहीं कि भाई अचानक सारे इनको पकड़ लो भाई ये कर रहे हैं, बट ये हमेशा, क्योंकि इनकी जो एनर्जी ऑफ क्रिएटिविटी है ना, ये एक प्रोफेशन से सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती। दे विल ऑलवेज गो टू मल्टी प्रोफेशन एंड दे एक्सेल इन बोथ। Okay.